मोहनपुर नाम का एक बहुत ही विशाल गांव था। उस गांव में सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन इस साल बारिश नहीं होने के कारण पूरे मोहनपुर नगर में अकाल पड़ गया था और इसी अकाल के साथ विनय का परिवार पूरा गरीब की स्थिति में आ गया था। और विनय बहुत ही आलसी व्यक्ति था। वह अपने विरासत में मिली हर एक संपत्ति को बेचकर अपना परिवार का पालन पोषण करता था। अपने विरासत में मिली हुई संपत्ति बेचकर कब तक घर का खर्चा उठाओगे? हमारा खर्चा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आप पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं करते? ऐसे ही संपत्ति बेचते रहे तो एक दिन घर भी नहीं बचेगा। अरे भाग्यवान, तुम भी औरों की तरह सलाह देने लग गए। खर्च की चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम भली भांति जानती हो कि मुझे किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं है। मैं किसी भी तरह से परिवार का पालन पोषण करूंगा और इस अकाल की स्थिति में कोई काम भी नहीं देगा। आपने खेती की जमीन को टुकड़ों में बेच दिया घर चलाने के लिए, जिसकी वजह आप जमीन पर खेती कर सकते थे। अब तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कहीं काम कर लीजिए और परिवार का देखभाल कीजिए। मुझे तो चिंता हो रही है कि हमारे परिवार का क्या होगा अब। अरे हाँ, मैं समझ गया। मैं किसी भी कीमत पर इस परिवार का ध्यान रखूंगा और इस अकाल की स्थिति में घर को नहीं बेचूंगा। अब मुझे ज्ञान देना बंद करो। विनय अपने पत्नी कविता से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर विनय एक जगह खड़ा होकर सोचने लगता है कि इस अकाल की स्थिति में परिवार का पालन पोषण कैसे करूं? अब तो मेरे पास बेचने को भी कुछ नहीं बचा है। वह पैसा कमाने के लिए कोई सरल उपाय खोज रहा था। तभी उसके दिमाग में एक उपाय सूझता है। फिर विनय अगले दिन गांव के साहूकार के पास जाता है। क्या खबर है विनय भाई, इतनी चलती धूप में आ गए? तुम्हें देखकर तो मैं हैरान हो गया। मजाक बंद करो यार, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, इसीलिए मैं कड़ी धूप में तुमसे मिलने आया हूँ। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। यह बात तो सच है कि आप बिना सौदे के बाहर आते ही नहीं, क्योंकि आप विरासत में मिली हुई सारे संपत्ति को बेचकर पूरा पैसा उड़ा देते हो। मेरे सब्र का परीक्षा मत लो हरिदास भाई, मैं सिर्फ सौदा करने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। क्या सौदा है विनय भाई, और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे अपना व्यापार का काम शुरू करने के लिए निवेश के रूप में आपसे पैसे उधार चाहिए। आप अपना खेती के जमीन को टुकड़ों में बेच दिया और मुझसे पैसे उधार मांग रहे हो। मैं आपको किस भरोसे उधार दूं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है और आप शहर में व्यापार किस चीज का करेंगे? संपत्ति बेचना या ना बेचना, यह मेरी इच्छा है। आपका इससे क्या लेना देना? हालांकि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मेरे पास एक अच्छा विचार है और मुझे आपसे सहायता की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है, देखते हैं। वैसे आपका विचार क्या है, जरा मुझे भी बताओ। आपको क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ? मैं अपना विचार आपको क्यों बताऊं? ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन यह बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं और क्या सहायता चाहिए? मुझे कुछ ज्यादा नहीं हरिदास भाई, अगर आप मुझे 10,000 देते हो तो मैं इस महीने के आखिरी तारीख को आपको 12,000 ब्याज के रूप में दूंगा। क्या तुम मुझे 12,000 दोगे? मैं आपको 10,000 दूंगा। तो क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो विनय भाई? यह मेरे व्यापार का रहस्य है। वैसे भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये पैसा कर्ज के रूप में दे सकते हो। मैं ये पैसा ब्याज सहित आपको लौटा दूंगा। मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। आप मेरे उन पैसों के लिए क्या वादा कर सकते हो? आप मुझ पर शक कर रहे हो हरिदास भाई। आप जानते हैं कि मेरे पास मेरा घर है, इसलिए उस घर को आप मुझसे वादा के रूप में ले सकते हैं और एक समझौता लिखे तो आपको भी सुरक्षित महसूस होगा और मुझ पर विश्वास होगा। विनय की ऐसे बात को सुनकर हरिदास को राहत मिला, क्योंकि उसे पता था उधार देना वह भी ब्याज और सही दस्तावेज के साथ हरिदास को फायदा का सौदा लग रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। प्रति 1000 पर 100 रुपए तक का ब्याज लगेगा। आपको बिना सफल हुए भी ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है हरिदास, मैं आपका सारा पैसा समय पर लौटा दूंगा। फिर हरिदास विनय को पैसे दे देता है और फिर विनय खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विनय गांव के कई लोगों के पास जाता है और इसी तरीके से कई लोगों को एक ही कहानी सुनाकर बहुत से पैसे जमा कर लेता है।
फिर विनय शाम को घर लौटता है और अपनी पत्नी कविता से कहता है, कविता, तुम हमेशा मुझे आलसी होने का ताना मारती रहती हो ना, लेकिन देखो अब मेरे पास कितना सारा पैसा है। ओ जी, इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? कौन देगा मुझे? मैं इस धन को अपने बुद्धिमानी और चतुराई से पाया है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, आप इतने बुद्धिमान नहीं हो सकते। अब सच बताओ, आपने क्या किया है? मैंने गांव के सभी साहूकार सेठ मुखिया जी से कहा कि मुझे व्यापार के लिए पैसों की जरूरत है, तो उन सब ने मुझे ब्याज के रूप में पैसे उधार दिए हैं। क्या आपने घर को भी गिरवी रख दिया है? हे भगवान, मैं अब कहाँ रहूँगी? नहीं नहीं, मैंने तो लोगों से उधार लिया है। इसका मतलब तुमने उन सबको धोखा दिया है? नहीं, भाग्यवान, मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपने पास के गांव में कारोबार का काम करूंगा और उन अमीरों से लिए हुए पैसा वापस कर दूंगा। ये क्या कह रहे हो जी? आप पास के गांव में व्यापार करोगे? क्या आपको लगता है यह संभव हो पाएगा? कैसे आप उन लोगों के पैसे वापस करोगे? अभी तो हमारे पास ये घर भी है, पर लगता है कुछ दिनों में ये घर भी बिक जाएगा। मुझे नहीं पता है कि क्या करना है, मुझे सुझाव मत दो। मैं पास के गांव में जाकर अपने मित्र से मिलूंगा। छोड़ो, जाने दो, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो अब चुप ही रहूंगी, मैं अब परेशान हो गई हूँ। अगले दिन विनय पड़ोस के गांव में अपने मित्र से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वो एक जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में एक साधु को देखता है जो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। साधु के सामने सांप को आते देख विनय साधु को सतर्क करने की वजह उस सांप को दूर फेंक देता है। फिर थोड़ी देर के बाद साधु का ध्यान टूटता है। तुम कौन हो बालक? मेरा नाम विनय है, मैं मोहनपुर का निवासी हूँ। मैं अपने मित्र से मिलने के लिए पास के गांव में जा रहा हूँ। तभी मैंने आपको तपस्या करते हुए देखा। मैंने आपके सामने एक सांप को आते देखा, फिर मैंने उस सांप को दूर फेंक दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो वह सांप आपको चोट पहुँचा सकता था, इसलिए मैं उस सांप को दूर फेंक कर आपकी जान बचाई है। ऐसा कहते हुए विनय ने साधु को वह सांप दिखाया जिसे विनय ने फेंका था। विनय के काम से खुश होकर साधु ने विनय से कहा, बहुत अच्छे पुत्र, तुमने अपने जान जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। बोलो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? विनय थोड़ी देर सोचने के बाद साधु बाबा से कहता है, साधु महाराज, आप मुझे एक ऐसा वरदान दे जिससे मैं जिन जिन लोगों से पैसे उधार मांगा है, ये वरदान देने के बाद दिया हुआ पैसा वापस ना मांगे। पुत्र, आप वरदान मांगने से पहले थोड़ी देर सोच ले कि तुम्हें कोई दूसरा वरदान तो नहीं चाहिए। बेशक साधु महाराज, मैं नहीं चाहता हूँ कि वे लोग ये पैसा वापस मांगे। अगर वो पैसा नहीं मांगेंगे तो मैं व्यापार कर पाऊंगा और अपना घर बना पाऊंगा। कुछ खेती की जमीन खरीदने के बाद मेरे पत्नी के लिए गहने और अन्य संपत्ति भी खरीद पाऊंगा और फिर कुछ दिनों में ही गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। इसलिए साधु महाराज, आप मुझे वो वरदान दे दें। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जिन जिन लोगों ने आपको पैसे उधार दिए हैं वह जब तक जीवित रहेंगे आपको पैसे वापस लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। खुश रहो पुत्र, अब तुम जा सकते हो। साधु महाराज से विदा लेने के बाद विनय वरदान पाकर काफी उत्साहित महसूस करता है और पास के गांव में अपने मित्र अजय के पास जा। अरे विनय भाई, और बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है? मेरा सब कुछ ठीक ठाक ही है, और बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है? तुम गांव छोड़कर कुंवारा ही क्यों रह गए? मेरा शादी करने का मन नहीं है। मैं गांव से भागकर आया हूँ क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। मैं साहूकार हूँ और मैं अपने व्यापार से बहुत खुश हूँ। तो बताओ तुम क्या कर रहे हो और यहाँ किस काम से आए हो? मुझे अपने जमीन बेचने पर कुछ पैसे मिले हैं और तुम तो जानते हो कि अगर सही तरीके से निवेश नहीं किया गया तो सारा पैसा डूब जाएगा। अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप यह पैसा ले लीजिए और ब्याज पर देकर व्यापार करिए। आप 20% का हिस्सा ले और मुझे 80% का हिस्सा दे। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रहे हो, लेकिन तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम जब चाहो तब ब्याज सहित ये पैसा ले जा सकते हो। फिर विनय अपने मित्र को सारे पैसे दे देता है और अपने घर वापस लौट आता है और सारे घटना को अपनी पत्नी कविता को बताता है। क्या आपने सारे पैसे उस मूर्ख अजय को दे दिए? वैसे भी मैं तुम्हारे दिमाग को नहीं समझ सकती। हाँ, अब समझ में आया ना। पैसे कमाने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं होती, बल्कि बुद्धिमान होने की जरूरत है। इसलिए मुझे अब कभी भी ज्ञान मत देने की कोशिश करना।
अच्छा बकवास मत करो, तुम कड़ी मेहनत से बचने के लिए ऐसा कह रहे हो। यह मनगढ़ंत कहानी है, तुम एक ना एक दिन बहुत पछताओगे। कहा नहीं कविता, बस तुम इंतजार करो और देखो, मैं गांव के सबसे अमीर आदमियों में से एक बनने वाला हूँ। और कुछ इसी तरह व्यापार करने के विचार से खुशी महसूस करता रहता है। विनय सोचता रहता है कि साधु जी के वरदान के कारण कोई इंसान उससे पैसे वापस करने के लिए नहीं कहेगा। इसी तरह से 10 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन साहूकार का बेटा हरीश विनय के पास आता है और उससे कहता है, सुन लो विनय चाचा, आपने 10 साल पहले मेरे पिता से पैसे लिए थे और ब्याज भी नहीं दिए हैं। कृपया करके मेरा पैसा वापस लौटा दे। उसकी बात सुनकर विनय सोचने लगता है कि हरीश को उस कर्ज के बारे में कैसे पता चला, जबकि उसके पिता ने एक बार भी पैसे वापस करने के लिए नहीं कहा था। वह साधु के वरदान के बारे में सोचने लगा और उस हरीश से कहा, तुम्हारे पिता से पैसे कब लिए हैं? इसके कोई सबूत है आपके पास? अगर कोई सबूत है तो दिखाओ। विनय ने हरीश को झांसा देने की खूब कोशिश की, पर तुरंत हरीश ने वह दस्तावेज दिखाए जो वह अपने साथ लाया था। ये देखो, तुम्हारे द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ दस्तावेज। आप झूठ मत बोलो और मेरा सारा पैसा 1 सप्ताह के अंदर मुझे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर को कब्जा कर लूंगा। विनय को कड़ी आवाज में चेतावनी देते हुए हरीश वहाँ से चला जाता है। विनय इन सभी घटनाओं से हैरान है, क्योंकि सभी साहूकार के बेटे घर आए और अपने पैसे को 1 सप्ताह के अंदर चुकाने की चेतावनी देकर वहाँ से चले गए। यह सब देखकर कविता ने अपने पति विनय से कहा, क्या हुआ जी, आपने मेरी बात नहीं मानी? यह आपकी मूर्खता का ही परिणाम है। अगर आप मेहनत करते तो ऐसा नहीं होता। अब आपके लिए हुए पैसे और उसका ब्याज एक ही साथ चुकाना पड़ेगा। अब तो घर नीलाम करने की नौबत आ गई है। आपने ऐसा क्यों किया? अब हम कहाँ जाएंगे? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? विनय, जो अपने ही विचारों में खोया हुआ था, वह अपनी पत्नी कविता से कहता है, रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं अपने दोस्त अजय से सारा पैसा वापस ले आऊंगा। मुझे उसका 8 गुना मिलेगा। मैं जाकर उस पैसे को लेकर आता हूँ और सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इतना कहने के बाद विनय तुरंत अपने दोस्त अजय के घर के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर अजय के घर को बंद देखता है। फिर वह अजय के पड़ोसियों से अजय के बारे में पूछता है। महोदय जी, क्या आप बता सकते हैं कि अजय का घर कहाँ पर है? पर क्यों, क्या तुमने उसको पैसे उधार दिए हैं? हाँ बिल्कुल, पर अजय कहाँ है, क्या आप बता सकते हैं? साहूकार के व्यापार में मदद के लिए पैसे बोलकर अजय ने कई लोगों से पैसे उधार लिए और रातों रात गायब हो गया। कई लोगों ने उनके घर पर आए पर अजय नहीं मिला। आपके जैसे 10 लोगों को अजय ने चुना लगाया। मैं आपके जैसे लोगों को जवाब देकर थक गया हूँ। वह एक आवारा है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर विनय वरदान देने वाले साधु पर क्रोधित हो जाता है। वह बहुत ही गुस्से में साधु बाबा के पास जाता है। आओ प्यारे विनय, बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई समस्या है? आपने कहा था कि मुझे वरदान दिया है क्योंकि मैं आपका जान बचाया था, लेकिन आपने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या बोल रहे हो विनय? क्या मैंने तुम्हें धोखा दिया है? विनय ने पिछले 10 साल में हुए सारे घटना बता देता है और गुस्से में उस साधु बाबा को खरी खोटी सुनाता है। विनय की बातें सुनकर साधु बाबा मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, हे प्रिय विनय, आप याद करें कि आप उस दिन मुझसे क्या वरदान मांगा था? क्यों नहीं, मुझे सब कुछ याद है। मैं कहा था कि जिस व्यक्ति ने मुझे पैसे उधार दिया है वह मुझसे वापस पैसे ना मांगे। तो यही कारण है कि उन साहूकार ने जब तक जीवित रहे तुमसे पैसे नहीं मांगे, तो तुम्हारा वरदान तो पूरा हो गया। तो फिर उस पैसों पर उनके वारिसों का अधिकार है, इसलिए उन लोगों ने पैसे वापस मांग लिया। तुमने कहा था कि लोग आकर पैसे वापस ना मांगे, बल्कि आपको मांगना चाहिए था कि कोई भी कर्ज नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। साधु बाबा, मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मेरे मित्र ने भी मुझे धोखा दिया है। क्या यह उचित है? क्या तुम न्याय की बात कर रहे हो? क्या यह मेहनत की कमाई थी? आप हमेशा बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहते थे ना, इसलिए अपने गांव के कई साहूकार से पैसे लेकर उन्हें धोखा दिया। ठीक उसी तरह तुम्हारे दोस्त ने भी तुम्हें धोखा दिया है। मुझे माफ कर देना साधु महाराज। अब मैं हमेशा मेहनत करके पैसा कमाऊंगा और पूरी ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण कर